अर्थशास्त्र विषय कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको अर्थशास्त्र के प्रथम इकाई से जो प्रश्न 2019-20 में आ चुके हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहला है इसमें प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए, जो 2019 में आ चुका है। आर्थिक क्रियाओं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो कि धन अर्जित करने वाली क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं तो हम सभी करते हैं, जैसे नहाना धोना खाना पीना, लेकिन आर्थिक क्रिया नहीं, नहाना धोना खाना पीना अनार्थिक क्रिया है। तो इसके ही अंतर को यहाँ बताना है हमें। तो आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, और जो अंतर है वो निम्नलिखित है। पहला बिंदु क्या है? मनुष्य की जिस क्रिया का उद्देश्य, माने व्यक्ति की, मनुष्य की जिस क्रिया का उद्देश्य धन कमाना होता है, कोई भी ऐसी क्रिया जो धन कमाने के लिए की जाती है, धन कमाने के उद्देश्य से वो काम करना पड़ता है, वही क्या होता है? वह क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। मनुष्य की जिस क्रिया का उद्देश्य धन कमाना होता है वह क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए एक नर्स अस्पताल में रोगी बच्चों की देखभाल करना, एक नर्स का अस्पताल में रोगी बच्चों की देखभाल करना आर्थिक क्रिया है। जबकि वही महिला अपने घर में आकर अगर अपने घर के बच्चों की, खुद के स्वयं के बच्चों की देखभाल करे तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी, वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। व्यक्ति के जिन कार्यों का संबंध धन से नहीं होता, यानी धन कमाने से, धन अर्जित करने से नहीं होता, और ना ही उसके कार्यों का मूल्यांकन धन से किया जाता हो, और ना ही उसके कार्य जो किए उसने उनका मूल्यांकन धन से किया जाता हो या किया जाता है, तब उसकी इस क्रिया को अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे नर्स अगर अस्पताल में रोगी बच्चों की देखभाल करती है तो यह उसकी आर्थिक क्रिया है, जबकि वही नर्स घर आकर अपने स्वयं के बच्चों की देखभाल अगर करती है घर में तो वो अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता और ना ही उस घर के बच्चों के पालन पोषण का ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करना धन से मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, आर्थिक क्रिया करने से धन की प्राप्ति होती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक क्रिया जब हम करेंगे तो उससे धन की प्राप्ति होगी। अनार्थिक क्रिया करने से प्रेम, सद्भाव व भक्ति भावना का विकास होता है, किंतु धन की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति हो सकती, सद्भाव की प्राप्ति हो सकती, भक्ति भावना का विकास हो सकता है, किंतु धन की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे सुबह उठकर पूजा पाठ करना, बच्चों को की देखभाल करना, उनकी केयर करना और दूसरे लोगों से सद्भाव से रहना, ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन ये अनार्थिक क्रियाएं, इनसे कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा बिंदु है, आर्थिक क्रिया को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जाता है। आर्थिक क्रिया को किससे मापा जाता है? मुद्रा रूपी मापदंड से, जबकि अनार्थिक क्रिया को मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जाता। इसको तो भावना से मापा जाता है, जिसमें प्रेम, सद्भाव, भक्ति भावना, अन्य भावना होती है, वो अनार्थिक क्रिया है। चौथा बिंदु है, वे क्रियाएं जो धन से संबंधित होने के साथ साथ वैधानिक होती हैं। वे क्रियाएं हैं जो धन से तो संबंधित है, साथ साथ वैधानिक है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए वकील का कचहरी में पैरवी करना, सरकार से लाइसेंस लेकर व्यापार करना, ये आर्थिक क्रियाएं। जबकि वे क्रियाएं जो धन से तो संबंधित होती हैं लेकिन वैधानिक नहीं होती हैं। वे क्रियाएं जो धन से संबंधित है लेकिन वैधानिक नहीं है, कानूनी उनका जामा नहीं होती हैं, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए तस्करी करना, चोरी के माल का क्रय विक्रय करना, यह अनार्थिक क्रिया में ही माना जाएगा, क्योंकि इसका लेखा जोखा सरकार नहीं रखती, इसलिए ये अनार्थिक क्रिया में आएगी। तो इस तरह से ये आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर था। ये 2019 में आ चुका है। इस वीडियो का ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य और इम्पोर्टेंट अंतर है। आदर्श आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, आदर्श आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, इसको बताना है। 2020 में आ चुका है। देखिए, आदर्श आर्थिक विश्लेषण, आइडियल इकोनॉमिकल सिंथेसिस में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विविध ये विधियाँ हमारे अनुकूल हैं या नहीं है। कोई सी भी विश्लेषण की विधि है वो हमारे अनुकूल है या नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर कर की दरें बढ़ा दी चाहिए, टैक्स बढ़ा देनी चाहिए, टैक्स की रेट बढ़ा देनी चाहिए, तो यह आदर्श आर्थिक विश्लेषण है। यह क्या है? आदर्श आर्थिक विश्लेषण। क्यों आदर्श? इसलिए कहा कि ये बुरी चीज़ें हैं और इन पर अगर टैक्स बढ़ाया जाए जिससे लोग कम उपयोग इनका करें तो ये आदर्श कहलाया।
फिर दूसरा जो प्रश्न है तीसरा, वो भी 2020 में आया। उसमें बताया केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में हमें अंतर बताना है। तो देखिए क्या क्या है। पहला अंतर है जो यहाँ बताया कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। पहला बिंदु, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता, या तो सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती। या तो सरकार यानी केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। बाजार स्वयं ही निर्धारण कर लेता है। बाजार अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है कि बाजार किस स्थिति में है, मंदी में है कि विकास में है, इस द्वारा। और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग यानी नियोजन के द्वारा किया जाता है। यहाँ बाजार स्वयं ही निर्धारण कर लेता है कि बाजार की स्थितियाँ क्या है। तो पहला बिंदु था। दूसरा, तीसरा, चौथा बिंदु और देख लेते हैं इसके। अब बाकी के बिंदुओं को देखते हैं हम। तो बाकी के 3 बिंदु और बचे हैं। तो 3 बिंदुओं में दूसरा बिंदु है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता, वो उसके प्रभुत्व में बाधा उत्पन्न होती है। उपभोक्ता मतलब वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करने वाला उपभोक्ता है, उसका प्रभुत्व यहाँ नहीं रहता केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता जैसा चाहेगा वैसे ही वह बाजार को निर्धारित कर देगा। तीसरा है, इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो किया जाता है वो समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, और इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। किसमें? बाजार अर्थव्यवस्था में। फिर है चौथा, इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, वो कारक होते हैं, उन पर सभी पर सरकारी स्वामित्व होता है। और इसमें मतलब बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों या उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, निजी व्यक्तियों के हाथों में ये साधन होते हैं। इस तरह से ये एक वीडियो था, देखिएगा। धन्यवाद।